हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। आज की कक्षा हम लोग शाहजहाँ के बारे में देखें। शाहजहाँ का कार्यकाल 1628 से लेकर 1658 ईस्वी के बीच कार्यकाल होता है। इस कार्यकाल के अंतर्गत हमने इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु था, उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु था उससे संबंधित जानकारी आपको इकट्ठा कर दी गई है। अब उसी जानकारी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ अभी पॉइंट छूटे हैं, उसको आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे। देखिए, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में उनके चित्रकला विभाग कितना आगे था, या कौन सी उन्नत तकनीक उस समय उन्नत तकनीक होती थी कि चित्रकला विभाग काफ़ी आगे था। और उसी के साथ दूसरा बिंदु जानेंगे कि उनके शासनकाल में स्थापत्य कला किस स्तर पे थी, कौन कौन से स्थापत्य कला का कौन कौन से स्थापत्य कला का इन्होंने निर्माण करवाते हैं, और वो स्थापत्य कला किस शैली में होती है, और कौन कौन सी उस शैली के आधार पे वर्तमान समय में जीवित अवस्था में कह सकते हैं भारत में उनके जो मुगल काल होते हैं उनकी जो जीवित अवस्था में स्थापत्य शैली या स्थापत्य कला वर्तमान समय में उपस्थित है, उनके बारे में जानते हुए फिर हम लोग उनके जो आज शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु और होगा उसके बाद कल की कक्षा में उससे संबंधित और देखा जाएगा। लेकिन आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था। अगर रिवीजन करने की बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में उनकी धार्मिक नीतियाँ क्या थी। धार्मिक नीतियों में हमने अध्ययन किया था जो शाहजहाँ होते हैं उन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित कहीं एक दो ऐसे स्थल थे उन्होंने जहाँ पे तीर्थ यात्रा कर लगा थे। एक तो वाराणसी क्षेत्र होता है और दूसरा होता है इलाहाबाद। उस समय की बात है कि जब इलाहाबाद और वाराणसी दो हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल हुआ करता था, और इन दोनों स्थलों पर उन्होंने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। जब तीर्थ यात्रा कर इन्होंने लगाया, उसके बाद हिंदू वर्ग के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं शाहजहाँ के प्रति विद्रोह की भावना हो गई, और इस विद्रोह को दमन या कह सकते हैं इस विद्रोह का संचालन करने के लिए वे जाते हैं जो शाहजहाँ के शासनकाल में एक संस्कृत के विद्वान होते हैं उनके संरक्षण में, वो होते हैं कबींद्राचार्य सरस्वती। उन्होंने कबींद्राचार्य सरस्वती के पास जाते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वे जाते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। फिर जो कबींद्राचार्य सरस्वती होते हैं वे अपने एक शिष्टमंडल या कह सकते हैं कुछ लोगों का एक समूह बनाते हैं। वे फिर राजा के समक्ष जाते हैं। फिर राजा और जो शाहजहाँ जो होते हैं और जो कबींद्राचार्य होते हैं उन दोनों के बीच समझौता हो जाता है। ये आपको उनके धर्म से संबंधित बताया गया था। उसके बाद जो शाहजहाँ होते हैं, अगले बिंदु बताए गए थे जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ ने अभिवादन के लिए एक नई पद्धति का प्रयोग करते हैं, वह होता है चहर तस्लीम पद्धति का होता है। चहर तस्लीम क्या होता है? चहर तस्लीम प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है, जैसे पहले क्या था, इसके स्थान पे पहले जो था सिजदा और पैबोस होता था, उसके स्थान पे उन्होंने चहर तस्लीम पद्धति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उनके सिक्के के बारे में बताया गया था कि जो इनका सबसे छोटा सिक्का होता था चांदी का होता था। कैसे होता था? चांदी का होता था, जिसे उस समय आना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आना कहा जाता था। और 1 रुपए का जो सिक्का होता था उस समय 1 रुपए वाले सिक्के पे क्या नाम अंकित हुआ था? 1 रुपए वाले सिक्के पे उस समय खुर्रम नाम अंकित हुआ करता था। जो छोटे सिक्का होता था वह चांदी का होता था, जिसे आना कहा जाता था, और 1 रुपए वाले सिक्के पे खुर्रम नाम अंकित था। ये होता है। उसी के बाद आपको बताया गया जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ को जो संगीत कला के बारे में भी ये कह सकते हैं, संगीत कला में भी रुचि होती थी। इस रुचि के क्रम में उन्हें जो कह सकते हैं गायन शैली पसंद होती है, वह ध्रुपद गायन शैली होती है। कौन सी? ध्रुपद गायन शैली होती है। इसके ध्रुपद गायन शैली की अगर बात की जाए, संस्थापक है या इसके जन्मदाता होते हैं तानसेन होते हैं। कौन होते हैं? तानसेन होते हैं। उसके बाद अगला बिंदु आपको बताया गया था जो इनके शासनकाल में जो साहित्य कला के क्षेत्र में, अगर शाहजहाँ की बात की जाए तो वे एक विद्वान शासक होते हैं। विद्वान शासक होने के साथ साथ उन्होंने अपने शासनकाल में जो विद्वान व्यक्ति होते थे उनको संरक्षण भी दिए करते थे, संरक्षण भी देते हैं। इस संरक्षण के क्रम में कई ऐसे इतिहासकार होते हैं या उनके शासनकाल में जो होते हैं कई कृतियों का रचना करते हैं। जैसे उन्हीं में से अब्दुल हमीद लाहौरी होते हैं। कौन होते हैं? अब्दुल हमीद लाहौरी होते हैं। इनकी जो रचना होती है पादशाहनामा, क्या होती है? पादशाहनामा होती है। इन्होंने जो शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्ष पहले की घटना लिखते हैं, और ये फारसी भाषा में होती है। और दूसरे होते हैं मोहम्मद अजीम काजवानी। कौन होते हैं? दूसरे जो इतिहासकार होते हैं मोहम्मद अजीम काजवानी। इनकी भी रचना का नाम पादशाहनामा होता है। इसमें इन्होंने क्या होता है कि जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्ष के शासनकाल जैसे प्रारंभ करते हैं उससे 20 वर्ष के बाद का शासनकाल तक होता है। आप कह सकते हैं जो अब्दुल हमीद लाहौरी होते हैं उन्होंने पहला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद जो मोहम्मद अजीम काजवानी होते हैं वे शाहजहाँ के शासनकाल का दूसरा भाग लिखते हैं। ये होता है। उसी के बाद अभी आपको बताया गया इनके शासनकाल में जो संस्कृत विद्वान होते हैं कबींद्राचार्य सरस्वती होते हैं, और इनके शासनकाल में हिंदू धर्म को भी काफ़ी संरक्षण मिलता है। कह सकते हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग होते हैं शासनकाल में इनका भी योगदान होता है। इस योगदान के क्रम में जैसे वहाँ के राजगायक होते हैं, राजगायक थे जगन्नाथ पंडित। कौन थे? जगन्नाथ पंडित थे। इन्होंने
इन्हीं के शासनकाल में दो रचनाएं लिखते हैं, दोनों संस्कृत भाषा में होती है। एक तो होती है गंगाधर होती है और दूसरा होता है गंगा लहरी। ये दो रचनाएं होती है, ये संस्कृत भाषा में लिखते हैं। उसके बाद इसी के साथ साथ जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के जो पुत्र होते हैं दारा सिकोह, ये भी कह सकते हैं विद्वानों की तरह है। उन्होंने अपने जो होते हैं शाहजहाँ होते हैं, ये भी रचनाओं के रचना प्रेमी होते हैं, कह सकते हैं साहित्य प्रेमी होते हैं। साहित्य प्रेमी होने की वजह से इन्होंने एक रचना करते हैं जिसका नाम होता है मजब उल बहरीन। क्या होता है मजब उल बहरीन? इसका तात्पर्य होता है कि दो समुद्रों का मेल होता है। ये दो समुद्रों के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ दो विचारधाराओं के बारे में लिखा गया है कि जैसे जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं और इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, दोनों ही एक ही भगवान की प्राप्त करने के लिए दो रास्ते बताते हैं या भिन्न भिन्न रास्ते बताते हैं। ये चीज़ इसमें वर्णन किया गया कि कैसे हिंदू धर्म के लोग अपने भगवान के बारे में बताते हैं, और फिर दूसरा होता है इस्लाम धर्म के लोग कैसे अपने इस अल्लाह के बारे में बताते हैं कि इस तरीके से आप जाएंगे तो आप भगवान की प्राप्ति करेंगे या अल्लाह की प्राप्ति करेंगे। और इसी के साथ साथ जो दारा सिकोह होते हैं, दारा सिकोह ने कई रचनाओं का निर्माण कह सकते हैं, कई रचनाएं लिखते हैं। इस रचना के क्रम में उन्होंने जो काशी के पंडित होते हैं, उस समय पंडित जो होते थे शिक्षित या विद्वान हुआ करते थे, काफ़ी शिक्षित और विद्वान हुआ करते थे। और दारा सिकोह के संरक्षण में क्या होता है, दारा सिकोह के संरक्षण में उन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराते हैं फारसी भाषा में। 52 उपनिषदों में जो सबसे पहले होता था भागवत गीता था, फिर योग विशिष्ट था, और उसके अलावा उन्होंने अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद करवाता है। इस फारसी में अनुवाद के क्रम में जो अनुवाद होता है सीरे अकबर के नाम से होता है। क्या होता है, ये जितने भी 52 उपनिषद होते हैं इनका अनुवाद किया जाता है किस रूप में, सीरे अकबर के रूप में। सीरे अकबर के रूप में इसका अनुवाद होता है। उसके बाद ये होता है शाहजहाँ के शासनकाल में। अब बताया जाए शाहजहाँ के शासनकाल में जो राजकवि होते हैं वो होते हैं कलीम। कौन होते हैं? कलीम होते हैं। उनके शासनकाल में ये राजकवि होते हैं। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि शाहजहाँ ने जो उनके शहजादे पुत्र होते हैं और जो औरंगजेब होते हैं, इन दोनों पुत्रों को कौन कौन सी उपाधियां देते हैं। उसके बाद हम लोग चित्रकला के बारे में इनके शासनकाल में जानेंगे कि चित्रकला किस स्तर पे थी, और चित्रकला के बाद हम लोग तुरंत इनके स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। आज ही की कक्षा में इनके स्थापत्य कला में कौन कौन सी स्थापत्य कला अभी जीवित है, या आप उन स्थापत्य कला को जो मुगल काल के समय निर्माण की थी, लेकिन वर्तमान समय भी अभी वह स्थापत्य कला अभी वर्तमान समय भी उपस्थित है, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो दारा सिकोह होते हैं, दारा सिकोह को शाहजहाँ द्वारा कौन सी उपाधियां दी गई थी। देखिए यहाँ पे लिखेगा दारा सिकोह। जो दारा सिकोह होते हैं, दारा सिकोह को शाहजहाँ द्वारा उपाधि, शाहजहाँ द्वारा उपाधि, और ये उपाधि इनको किस वजह से दिया जाता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए वह उपाधि होती है शाह इकबाल। क्या होती है? शाह इकबाल। यहाँ पे लिखे शाह इकबाल। शाह इकबाल कौन सी उपाधि देते हैं? शाह इकबाल उपाधि देते हैं। और उसके बाद शाह इकबाल के अलावा उन्होंने शाह बुलंद भी उपाधि देते हैं। क्या होता है? शाह बुलंद। शाह बुलंद, शाह बुलंद ये उपाधियां देते हैं। कौन देते हैं? शाहजहां द्वारा। दारा सिकोह जो होते हैं उनको ये उपाधियां दी जाती है। आखिर ये उपाधियां इनको क्यों दी जाती है, इनके अंदर क्या खासियत होती है? जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, किसी को कुछ चीज़ के लिए जैसे उपाधि दी जाती है, कुछ न कुछ क्षेत्र में उनकी योग्यता होती है, कह सकते हैं उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, तब इनको उपाधियां दी जाती है। वही काल होते हैं शाहजहां ने इनको ये उपाधियां देते हैं इनकी विद्वता की वजह से। विद्वता का मतलब इन्हें काफ़ी विद्वान होते हैं, विद्वान होने की वजह से इन्होंने जैसे जो उपनिषद होता है इनका भी कई भाषाओं में अनुवाद करवाते हैं। जैसे फारसी भाषा में कई उपनिषद होते हैं उनका अनुवाद कराते हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने शासनकाल में साहित्य की भी रचना करते हैं, जैसे आपको बताया गया था। उसके बाद उनकी उदारता की वजह से और इनकी दयालुता की वजह से ये उपाधियाँ मिलती हैं। यहाँ पे लिखेगा इनकी विद्वता, दयालुता व उदारता की वजह से, उदारता की वजह से ही इनको ये उपाधियां देते हैं। कौन देते हैं? शाहजहां देते हैं। ये पहला बिंदु होता था। अब दूसरे बिंदु के बारे में जानेंगे। ये तो होते हैं दारा सिकोह। दारा सिकोह को ये उपाधियां दी जाती हैं। बाकी आपको बताया गया था जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब को कौन सी उपाधियां दी जाती है। देखिए औरंगजेब को उपाधि दी जाती है बहादुर उपाधि। कौन सी? औरंगजेब को कौन सी उपाधि दी जाती है? औरंगजेब को बहादुर उपाधि। बहादुर उपाधि आखिर इनको क्यों देते हैं? इनकी कहाँ पे बहादुरी इनको दिखती है? जो शाहजहां होते हैं, क्योंकि जो औरंगजेब होते हैं, औरंगजेब की बहादुरी कहाँ पे दिखती है? जब औरंगजेब को पहली बार बनाया जाता है
दक्कन क्षेत्र का सूबेदार जब बनाया जाता है तब उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय देते हैं। जैसे अहमदनगर हुआ, गोलकुंडा क्षेत्र हुआ या बीजापुर क्षेत्र हुआ, उन क्षेत्रों पे इन्होंने अपनी बहादुरी के दम से या अपने शक्ति के दम पे उन क्षेत्रों पे अधिकार कर लेते हैं। इसी वजह से शाहजहाँ जो होते हैं इनकी योग्य भी कह सकते हैं, इनकी योग्यता से या इनकी बहादुरी से प्रभावित होते हैं। इस वजह से इन्हें ये उपाधि, जो बहादुर उपाधि होती है, इनको प्रदान की जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगली हेडिंग भी है चित्रकला। चित्रकला, आखिर जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला किस स्तर पर थी, कौन कौन से चित्रकार होते हैं और उन्होंने किस विभाग की स्थापना करते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए, आपको बताया गया था चित्रकला क्या होते हैं। आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में कुछ ऐसी आकृतियां उत्पन्न होती है, उन आकृतियों को आप किसी भी माध्यम के या किसी भी रूप में आप उसको बनाते हैं, वही चित्रकला कहलाती है। देखिए, जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार होते हैं, प्रमुख चित्रकार होते हैं फखरुल्लाह। कौन होते हैं? फखरुल्लाह, फकीर उल्लाह, ये चित्रकार होते हैं। इन्होंने चित्रकारी विभाग की देख रेख करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में, जो शाहजहाँ होते हैं उनके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन होते हैं? प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार फखरुल्लाह, फकीरुल्लाह होते हैं। कौन होते हैं? फकीरुल्लाह होते हैं। ये फकीरुल्लाह जो होते हैं चित्रकला विभाग की क्या होता है? ये चित्रकला विभाग की, चित्रकला विभाग की देखरेख करते हैं। विभाग की देखरेख, देखरेख करते हैं। कौन होते हैं? फखरुल्लाह जो होते हैं, जो शाहजहाँ का होता है, शाहजहाँ के शासनकाल में जो चित्रकला होती है, शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला व्यवस्था जो होती है या चित्रकारी जो होती है, उतना अपने चरमोत्कर्ष पे नहीं थे। जो होते हैं जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला काफ़ी उन्नति स्तर पे थी, जबकि उससे कम स्तर पे कह सकते हैं शाहजहाँ के जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर की अपेक्षा शाहजहाँ के शासनकाल में जो चित्रकला विभाग थी या चित्रकारी अब पेंटिंग होती थी, वो कम थी। इसी वजह से इनके शासनकाल में जो फखरुल्लाह होते हैं वो चित्रकला विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कह सकते हैं चित्रकला विभाग इन्हीं के संरक्षण में या इन्हीं के निरीक्षण में चित्रकला विभाग अपना पनप रही थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनने के अब चांस होते हैं, अब शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल से ही, शाहजहाँ के शासनकाल में ही जो चित्रकारी विभाग होती थी, प्रभामंडल का कह सकते हैं प्रभामंडल युक्त चित्रकारी होने लगी। कैसे? प्रभामंडल युक्त चित्रकारी होना प्रारंभ होती है। प्रभामंडल, प्रभामंडल युक्त चित्रकारी। आखिर प्रभामंडल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रभामंडल होते हैं, जैसे आप कोई फोटो देखते होंगे या चित्रकारी देखते होंगे या फोटो देखते होंगे, उसमें देखेंगे एक पीछे से जो उनका सर होता है, सर के पीछे से उसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद या पीली पीली किरण जो निकलती रहती है, वही प्रभामंडल होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके कोई देवता हैं या कह सकते हैं किसी भी चीज़ के हैं, कि इनके पीछे पीछे देखेंगे आप ऐसे करके वाइट वाइट या कह सकते हैं जो होता है चक्र की तरह ऐसे घूमते दिखेगा, वही प्रभामंडल होता है। क्या होता है? वही प्रभामंडल होता है। जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में इस तरह की चित्रकारी का शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में प्रभामंडल युक्त चित्रकारी प्रारंभ हो गई थी, ये याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वह मुगल शासक या कह सकते हैं मुगल काल का वह कौन सा शासक होता है जिसके शासनकाल में चित्रकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रभामंडल युक्त चित्रों का प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया था, तो होता है शाहजहाँ के शासनकाल में ऐसी चित्रकारी या चित्रकला प्रारंभ हो गए थे। ये होता है इनके चित्रकारी। और अगला बिंदु देखते हैं, और इसी के साथ इनके शासनकाल में क्या होता है, चित्रकारी विभाग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा चित्रकला पे, चित्रकला क्षेत्र पे जहांगीर की अपेक्षा, जहांगीर की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया, कम ध्यान दिया गया। क्या होता है? जैसे जो जहांगीर होता है, जहांगीर के शासनकाल में आपको बताया गया था जो चित्रकला विभाग होती है काफ़ी उन्नति स्तर पर होती थी। जो जहांगीर होता है, जहांगीर यहाँ तक इतना चित्रकारी विभाग में उन्नति थे कि अगर कोई भी पेंटिंग हो, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी फोटो है, फोटो में कौन सा व्यक्ति कौन सी जगह पे अपनी चित्रकारी बनाई है, ऐसे बारीक बिंदुओं को भी वह जो जहांगीर होते हैं समझ लेते थे, बता देते कि ये चित्रकार हैं, इन्होंने इस चीज़ का
यहाँ से यहाँ तक की ये पेंटिंग की है। लेकिन जो जहांगीर शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में उतनी स्तर तक कह सकते हैं जो चित्रकारी और चित्रकारी थी उतना उन्नत स्तर तक नहीं थी, या उतने उन्नत स्तर तक नहीं पहुंच सकी। अब हम लोग जानेंगे या कह सकते हैं अगला बिंदु जो हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ से संबंधित उनके स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला का मतलब ही आपको बताया गया था। स्थापत्य कला का मतलब होता है उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने प्रजा के हित में और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किन किन भवनों का निर्माण करते हैं। जो भवन होते हैं उनके शासनकाल में वही उनके स्थापत्य कला होगी। जैसे उन्होंने अपनी जब राजधानी स्थानांतरित करते हैं वहाँ पे किसी न किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, किसी न किसी महल का निर्माण करेंगे। जैसे जो उनकी प्रेमिका होती हैं उनको प्रसन्न रखने के लिए कहीं अन्य महल का निर्माण कराएंगे, या जो उनके मंत्री होते हैं उनके लिए कोई अन्य महल का निर्माण करवाएंगे। और एक ऐसा स्थल बनाएंगे जैसे उन्होंने मकबरे का निर्माण करवा देते हैं, कोई होता जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिए, या किसी मंदिर का निर्माण कर दिए। ऐसे जो उनके उनके शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया जाता है उनके शासनकाल में वही उनकी स्थापत्य कला होती है। और इन स्थापत्य कला की जब कोई स्थापत्य कला का निर्माण होगा, जाहिर सी बात है जब स्थापत्य कला का निर्माण होगा किसी न किसी शैली में तो वो बनेंगे। ये तो है नहीं कि कोई भी स्थापत्य कला बिना शैली की बनेगी, उसमें कोई ना शैली का निर्माण हुआ होगा। आखिर वह शैली कौन कौन सी शैली थी, कहाँ से आई थी, इन सब के बारे में जानते हुए हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। देखिए अगले बिंदु के बारे में देखेंगे कि उनकी स्थापत्य कला कौन कौन सी स्थापत्य कला वर्तमान समय में जीवित है, कहाँ पे अवस्थित है। चलिए शुरू करते हैं अगले बिंदु में। देखिए अगला बिंदु क्या है, स्थापत्य कला। यहाँ पे लिखेगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला अभी आपको बताया गया स्थापत्य कला किसे कहा जाता है। देखिए जो शाहजहाँ होते हैं, शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कौन कौन से इमारतों का निर्माण कराते हैं वही उनका स्थापत्य कला होता है। इस स्थापत्य कला के दौरान उन्होंने एक नए नगर की स्थापना करते हैं। वह नया नगर कौन सा होता है, शाहजहानाबाद का होता है नया नगर। नया नगर की स्थापना करते हैं शाहजहानाबाद का निर्माण करते हैं। इन्होंने क्या करते हैं, इस नए नगर की स्थापना करते हैं। कौन से नए नगर होता है, शाहजहानाबाद जो होता है। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में इस नए नगर की स्थापना करते हैं। अब इस नए नगर की स्थापना कर तो लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्थापत्य कला में देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से स्थापत्य कला के निर्माण दिल्ली में करवाया था। क्या होता है, दिल्ली में स्थापित कला, दिल्ली में स्थापित स्थापत्य कला। क्या था, जो शाहजहाँ होते हैं उन्होंने शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में दिल्ली में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण इमारत होती है जिसे लाल किला कहते हैं, क्या होता है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण लिखे लाल किला। पहली इमारत कौन सा लिखेंगे, पहली इमारत लाल किला। लाल किला क्या होती है, पहली इमारत क्या होती है, जिसे रेड फोर्ट कहा जाता है। लाल किला की स्थापना जो होता है इन्हीं के शासनकाल में होता है। और इसी लाल किला को कहीं कहीं पे मिलता है किला ए मुबारक। क्या कहा जाता है, किला ए मुबारक। किला ए मुबारक। अगर आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो लाल किला होता है या किला ए मुबारक होता है, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, कह सकते हैं किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो इसका निर्माण जो होता है शाहजहाँ के शासनकाल में होता है। कब होता है, 1638 ईस्वी में ये बनना प्रारंभ होता है। क्या होता है, पहला बिंदु लिखेगा यहाँ पे 1638 ईस्वी में, 1638 ईस्वी में निर्माण, 1638 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ होता है। और ये 20 वर्षों में क्या होता है, 20 वर्षों में बनकर तैयार होता है। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में तैयार हो जाता है। इसका निर्माण कब प्रारंभ होता है, 1638 ईस्वी में प्रारंभ होता है, 20 वर्षों में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब अगर आपने लाल किला देखा होगा तो ये लाल पत्थर से निर्मित होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा दूसरा बिंदु होता है, ये लाल पत्थर से निर्मित, लाल पत्थर से निर्मित है। देखिए अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ आपको लगा दिया जाएगा लाल किला का चित्र। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो इसका कह सके जो लाल किला होता है ये लाल पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। अब अगला बिंदु देखते हैं कि जो इनकी स्थापत्य कला होती है। देखिए जो लाल किला होता है, लाल किला में 2 दरवाजे हैं। क्या होता है, 2 दरवाजे हैं। यहाँ पे लिखेगा 2 दरवाजे।
दो दरवाजे। लाल किला को अगर आप देखेंगे होंगे या विजिट किए होंगे तो वहां पे देखेंगे कि दो दरवाजे होते हैं। एक पश्चिमी दरवाजा होता है, दूसरा दक्षिणी दरवाजा। क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, दो दरवाजे, एक पश्चिमी पश्चिमी दरवाजा और दूसरा जो होता है दक्षिणी दरवाजा। कौन सा? दक्षिणी। ये दो दरवाजे होते हैं। कहाँ पे होता है? लाल किला में देखेंगे, एक तरफ पश्चिमी दरवाजा होता है, दूसरी तरफ दक्षिणी दरवाजा होता है। जो पश्चिमी दरवाजा होता है इसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। क्या होता है? ये जो पश्चिमी आपका दरवाजा होता है ये लाहौरी दरवाजा। लाहौरी दरवाजा क्या होता है? जो पश्चिमी दरवाजा होता है क्या कहा जाता है? लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। जो दूसरा होता है दक्षिणी दरवाजा, इसको कहा जाता है दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा। ये देखें, ये लाल किला के बारे में, इससे संबंधित आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा? जैसे आपसे पूछ लिया कि जो लाल किला होता है उसका निर्माण कब किया गया था या किन के शासनकाल में किया गया था। जो लाल किला होता है उनका निर्माण होता है शाहजहां के शासनकाल में। 1638 ईस्वी में बनना प्रारंभ होता है। लगभग 20 वर्षों में ये बनकर तैयार हो जाता है और इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। किससे? लाल पत्थर से हुआ होता है। इस लाल किले में दो दरवाजे होते हैं, एक पश्चिमी दरवाजा होता है, दूसरा दक्षिणी दरवाजा होता है। पश्चिमी जो दरवाजा होता है वो होता है लाहौरी दरवाजा। क्या होता है? वो लाहौरी दरवाजा होता है। दक्षिणी दरवाजा जो होता है वो दिल्ली दरवाजा होता है। और इसके प्रांगण अगर बात की जाए, जो लाल किला होता है, अगर आपने लाल किला देखा होगा तो इसका जो प्रांगण होता है इसमें कई अन्य इमारतें भी स्थित हैं। यहाँ पे लिखिएगा, अगला बिंदु लिखिएगा, इसके अंदर कई अन्य इमारतें भी हैं, इमारतें उपस्थित हैं। आखिर जो कई अन्य इमारतें हैं कौन सी हो सकती हैं? जैसे देखिए, उनमें से दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, फिर रंग महल हो गया, जामा मस्जिद हो गया। ऐसे तमाम इमारतें जो ये कह सकते हैं लाल किला है इसमें, इस क्षेत्र में अवस्थित है या कह सकते इसके प्रांगण में उपस्थित है। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे जो लाल किला है, अभी तो हमने जाना लाल किला के बारे में। लाल किला के अंदर अभी आपको बताया गया जो लाल किला होता है उसके प्रांगण में कई इमारतें हैं, और उन कौन कौन सी इमारतें हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि वे कौन सी इमारतें हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं या क्वेश्चन बने हैं कई बार। तो उन इमारतों के बारे में जानेंगे कि हाँ ये इमारत है, किस पद्धति में बनी है और उनका क्या नाम है और उनकी क्या खासियत होती है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जो आज की हम पहला जो पढ़ेंगे, जो लाल किला है, लाल किला के अंतर्गत जो प्रांगण में जो इमारत है उसमें हम पढ़ेंगे दीवाने आम। क्या होता है? दीवाने आम के बारे में बात करेंगे कि दीवाने आम जो महल है या दीवाने आम जो इमारत है उसकी क्या खासियत है, किस शैली में बनाई गई है, इन सब के बारे में देखेंगे। अगली हेडिंग डालिए, दीवाने आम। देखिए, कौन सी इमारत के बारे में पढ़ेंगे? दीवाने आम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? दीवाने आम के बारे में देखेंगे। इसी के अंदर ए नंबर डाल देते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे दीवाने क्या होता है? दीवान ए आम के बारे में बात करेंगे। ये महल कहाँ पे अवस्थित है? अगर अवस्थिति की बात की जाए तो ये दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पे लिख लीजिएगा दिल्ली, ये दिल्ली में अवस्थित है। दीवाने आम कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। अब जान लेते हैं कि जो दीवाने आम होता है, महल होता है, ये किस रंग का है या कह सकते हैं किस पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ये देखा जाए तो सफेद संगमरमर से निर्मित है। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा सफेद संगमरमर से। क्या होता है? ये सफेद संगमरमर से इसका निर्माण किस पत्थर से हुआ है? सफेद संगमरमर से हुआ है। अगर आपसे पूछ ले, जैसे आपको लाल किला के किस पत्थर से बनाया है? लाल पत्थर से। क्या होता है? लाल पत्थर से जो आपका लाल किला का निर्माण हुआ है। और दीवाने आम की बात की जाए तो ये सफेद संगमरमर से निर्मित होता है। अब जान लेते हैं जो दीवाने आम होता है किस शैली में बना है। यहाँ पे दूसरा लिखिएगा शैली, ये किस शैली में इसका निर्माण हुआ है। शैली की बात की जाए तो ये पित्रादुरा शैली होती है। कौन सी? पित्रादुरा शैली। कौन सी है? पित्रादुरा शैली, पित्रादुरा शैली। देखिए, पित्रादुरा शैली बताया गया था। पित्रादुरा शैली का निर्माण, और किसी भी एक मकबरा होता है उस शैली में भी, जो मकबरा होता है पित्रादुरा शैली में वो बनाया गया था, वह कौन सा मकबरा होता है? देखिए, आपको बताया गया था जो नूरजहां के पिता होते हैं, नूरजहां के पिता एतमाउद्दौला होते हैं। एतमाउद्दौला का जो मकबरा बनाया गया था नूरजहां द्वारा 1626 ईस्वी में जब उसका निर्माण करवाया गया था, तो उस समय जो पित्रादुरा शैली होती है उसका प्रयोग किया गया था उस महल में। भारत में वो पहली एक कह सकते हैं मकबरा होती है, कह सकते हैं इमारत होती है, जिसमें उस समय पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था, जो फारसी
जो पूर्णतः ईरानी, जो उस समय कह सकते हैं जो नूरजहां के पिता के एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा बनाया गया था, वो पूर्णतः ईरानी शैली का था और पितृदुरा उसमें शैली का प्रयोग किया गया था। और इसी के साथ पितृदुरा जो शैली होती है, इससे सजावट किया गया है। क्या होता है? दुर से सजावट। जो दीवाने आम बनाया गया है वह पितृदुरा जो शैली होती है उससे इसकी नक्काशी की गई है या सजावट की गई है। और इसी महल के अंदर कह सकते हैं जो दीवाने आम होता है, शाहजहां ने इस महल में एक ऐसा कह सकते हैं सिंहासन का स्थापना करते हैं जिसे तक जो दीवाने आम होता है, दीवाने आम के अंतर्गत है शाहजहां ने एक ऐसे कह सकते हैं सिंहासन का निर्माण करवाए थे, सिंहासन की स्थापना किए थे जिसे तख्त-ए-ताउस कहा जाता था। यहाँ पे लिखिएगा अगला, इस महल में क्या होता है? इस महल में तख्त-ए-ताउस सिंहासन का निर्माण होता है। ये सिंहासन की स्थापना करते हैं। कौन होता है? तख्त-ए-ताउस। अब हम लोग जान लेते हैं कि तख्त-ए-ताउस जो होता है सिंहासन होता है, इसका निर्माण किसने करवाया था और इस निर्माण में कह सकते हैं जो तख्त-ए-ताउस सिंहासन होता है उसके निर्माण में कितना धन खर्च होता है और उसके बाद ये कितने वर्षों में बन के तैयार होता है, कि इसके डिजाइन कैसे बनाई गई थी, इन सब के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो होते हैं तख्त-ए-ताउस जो होता है सिंहासन बनाया जाता है, इसके जो शिल्पकार होते हैं या जो इसके शिल्पकार होते हैं या इसके जो डिजाइनर होते हैं या जो इन्होंने इसका निर्माण करते हैं वो होते हैं बेबादल खां। कौन होते हैं? यहाँ पे लिखिएगा, तख्त-ए-ताउस का निर्माण कौन करते हैं? बेबादल खां। याद रखिएगा, बेबादल खां। बेबादल खान इसके कह सकते हैं शिल्पकार होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा शिल्पकार। तख्त-ए-ताउस जो होता है सिंहासन जो होता है उसका निर्माण कौन करते हैं? बेबादल खां होते हैं, वे करते हैं। ये जो इनके शासनकाल में जो शाहजहां होते हैं, इनके शासनकाल में प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। इन्होंने शाहजहां के कहने पे उन्होंने दीवाने आम महल जो होता है, दीवाने आम महल में तख्त-ए-ताउस सिंहासन का निर्माण करते हैं या उसकी स्थापना करते हैं। कौन होते हैं? बेबादल खां होते हैं। अब इसके निर्माण में कितना धन खर्च होता है अगर बात की जाए तो इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़, सोचिए, ये लगभग 1 करोड़ रुपए लगा था। इस जो कह सकते हैं सिंहासन के निर्माण में क्या होता है? सिंहासन के निर्माण में 1 करोड़ रुपए व्यय किया गया था। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ व्यय। सोचिए, 1 करोड़ रुपए केवल सिंहासन बनाने में उस समय खर्च किया गया था। तो जब 1 करोड़ उस समय की बात की जाए तो 1 करोड़, जब 1 करोड़ रुपए था तो उसका कितनी भव्यता रही होगी, ये कह सकते हैं कितना खास रहा होगा, इसके बारे में जानेंगे। जो बेबादल खां कह सकते हैं इसका निर्माण करते हैं तख्त-ए-ताउस, उसमें कहा जाता है कि वह हीरो से जड़ा होता था। क्या होता है? उसमें हीरा लगा होता था। और ये कितने सालों में बन के तैयार होता है? ये लगभग 7 साल में, 7 वर्षों में इसका निर्माण होता है। 7 वर्षों में इसका निर्माण क्या होता है? इसका निर्माण कितने दिन में होता है? 7 वर्षों में लगभग इसका निर्माण हो जाता है। ये होता है। अब हम लोग कल की कक्षा में, ये तो दीवाने आम होता है, हम कल की कक्षा में दीवाने खास के बारे में जानेंगे। जो शाहजहां की अगले स्थापत्य कला होती है दीवाने खास होती है, उसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या खासियत होती है। दीवाने खास जो होता है उसकी क्या खासियत होती है, यह क्या केवल नाम से ही खास है या किसी अन्य प्रतिभा या कह सकते हैं अन्य शैलियों पर इस्तेमाल किया गया था जो सभी शैलियों से या कह सकते जो स्थापत्य कला होती है उससे भिन्न होती है। इन सब के बारे में हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे। देखिए, आज क्या होता है, जो उनके स्थापत्य कला होती है उन्होंने जो लाल किला होता है, लाल किला का निर्माण करवाते हैं। लाल किला जो लाल पत्थर से निर्मित होता है, 1638 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। 20 सालों में लगभग बनके ये तैयार होता है और इसके प्रांगण में कई छोटी छोटी इमारतों का निर्माण होता है। आखिर उन इमारतों में हम लोग देख रहे हैं दीवाने आम होता है। दीवाने आम की अगर बात की जाए तो ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित होता है, पितृदुरा शैली होती है और इसी के साथ इसमें तख्त-ए-ताउस जो सिंहासन होता है शाहजहां के शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। और इसके निर्माण कौन, इसके शिल्पकार कौन होते हैं? बेबादल खां होते हैं। बेबादल खां ने इसको 1 करोड़ रुपए व्यय करने के पश्चात शाहजहां ने 1 करोड़ रुपए व्यय किया था उसका निर्माण में। उसके बाद ये लगभग 7 वर्षों में बनके तैयार हुआ था। ये होता है आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।